नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं तिलहनी फसलें। इससे पहले तिलहनी यानी ऑयल सीड फसलों में अपने मूंगफली व रेपसीड व मस्टर्ड का अध्ययन किया था। आज की फसल है अपनी सोयाबीन। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि इसमें ऑयल व प्रोटीन की जो मात्रा होती है, ऑयल से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसलिए सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल है। कृषि पर्यवेक्षक व संयुक्त पर्यवेक्षक परीक्षा के सिलेबस की दृष्टि से भी व दलहनी फसलें व तिलहनी फसलें दोनों की दृष्टि से, क्योंकि सोयाबीन एक दलहन व तिलहन दोनों हैं, लेकिन अधिकांश तो ये तिलहनी के रूप में यूज ली जाती है। तो आइए साथियों सोयाबीन की फसल का अध्ययन करते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं सोयाबीन। तो हर फसल में पहले अपन पढ़ते हैं उसकी बायोलॉजी, यानी उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसके 2N क्या है, पॉलिनेशन कैसा है, इन्फ्लोरोसेंस क्या है, फ्रूट्स कैसा है यानी फल कैसा है, पुष्पक्रम कैसा है, परागण कैसा है, फैमिली कौन सी है, वैज्ञानिक नाम कौन सा है। उसके बाद उसके कुछ बेसिक परिचय, उसके बाद पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज यानी उसकी खेती कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, कुल यानी उसकी फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनोसी। उत्पत्ति यानी उसका ओरिजिन पैलेस कहाँ है, कि उस फसल का ओरिजिन पैलेस कौन सा है। तो कहाँ माना गया सोयाबीन का, चीन। 2N यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, 40 यानी 40। परागण, जैसा आपको सबको पता है परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पुष्प के नर भाग यानी पुष्प के नर भाग से पराग कणों का पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक पराग कणों का जाना पॉलिनेशन या परागण होता है। इसमें कौन सा है, स्व परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। पुष्पक्रम कौन सा है, रेसिम। फल का प्रकार क्या है, पोड, पीओडी यानी इसमें फलियां लगती है, इसलिए फल का प्रकार क्या है, फली। फल का प्रकार क्या है, पीओडी, फली। तो वैज्ञानिक नाम सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, कुल लेग्यूमिनेसी, उत्पत्ति चाइना या चीन, 2N बराबर 40 यानी 40, परागण स्व परागण यानी सेल पॉलिनेशन, पुष्पक्रम रेसिम, फल का प्रकार पोड। ये एक सोयाबीन के खेत का डायग्राम है। अब विश्व में सोयाबीन कहाँ अधिक होती है, यूएसए में यानी अमेरिका में। लेकिन विश्व में अमेरिका में अधिक होती है, तो भारत में कहाँ अधिक होती है, मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं। तो विश्व में अमेरिका में अधिक, भारत में मध्य प्रदेश में अधिक, तो राजस्थान में कहाँ अधिक होती है, झालावाड़ में। वैसे ये जो डाटा होते हैं उत्पादन के, ये बदलते रहते हैं हमेशा, इसलिए एग्जाम से पहले आपको न्यू डाटा अवेलेबल करवाए जाएंगे। विश्व में वनस्पतिक तेल के स्रोत में प्रथम स्थान, यानी अधिकांश जो वनस्पतिक तेल होता है, अधिक वनस्पतिक तेल, वो सबसे अधिक वनस्पतिक तेल है ना किससे प्राप्त होता है, सोयाबीन की फसल से। दलहनी प्लस तिलहनी, यानी सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है। क्वेश्चन भी आता है कौन सी फसल है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है, कौन सी है, सोयाबीन। ऐसा क्यों है, क्योंकि वैसे ये लेग्यूमिनेसी की एक दाल वाली फसल है, ठीक है, लेकिन इसकी दाल में लिपोऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, इसलिए इसको दाल के रूप में प्रयोग नहीं करके तेल के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए ये तिलहनी है। तो दलहनी में तिलहनी है, लेकिन इसकी दाल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होती है, इसलिए इसको तिलहनी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये शीतऋतु पौधा है एवं लघु दिवस पौधा है। अधिकांश खरीफ की फसल होती है वो लघु दिवस होती है, रबी की फसल होती है वो दीर्घ दिवस होती है। तो और लघु दिवस और दीर्घ दिवस एक फोटो पीरियड यानी प्रकाश प्रतिदीप्ति कालिता के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं, लघु दिवस, दीर्घ दिवस, दिवस निष्प्रभावी। लघु दिवस यानी जिनके पुष्पन के समय सूर्य के चमकने की अवधि कम की आवश्यकता होती है, दीर्घ दिवस जिनके सूर्य के चमकने की अवधि अधिक होती है, और दिवस निष्प्रभावी जिन पर कोई असर नहीं होता है। तो विश्व में अधिक अमेरिका में, भारत में अधिक मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अधिक झालावाड़ में, और अधिक वनस्पतिक तेल विश्व में सोयाबीन से प्राप्त होता है। ये दलहनी व तिलहनी दोनों फसल है। इसका पौधा शीतऋतु पौधा होता है, वे लघु दिवस यानी शॉर्ट डे प्लांट होता है। क्या होता है, लॉन्ग डे नहीं होकर शॉर्ट डे प्लांट होता है। अब सोयाबीन का पूर्वज किस पौधे को माना गया है, जैसे सोयाबीन का नाम ग्लाइसिन मैक्स है, तो सोयाबीन का पूर्वज ग्लाइसिन यूजोरिएंसिस नाम के पौधे को माना गया है, यानी ये एंसेस्टर है। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एंसेस्टर, कि सोयाबीन का एंसेस्टर किस प्लांट को माना गया है, तो सोयाबीन का जो पूर्वज एंसेस्टर है वो ग्लाइसिन यूजोरिएंसिस को माना गया है। एनआरसी, एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर। अपन अलग से भी पढ़े हैं एनआरसी का मतलब क्या होता है, कौन सी एनआरसी का है, नेशनल रिसर्च सेंटर, यानी नेशनल यानी राष्ट्रीय,
रिसर्च यानी अनुसंधान, सेंटर यानी केंद्र। नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सोयाबीन का कहाँ है? इंदौर में। सोयाबीन को गरीबों की मीट कहते हैं, पुअर मैन्स मीट, मीट यानी मांस, क्या है? पुअर मैन्स मीट बोलते हैं। क्या है? पुअर मैन्स मीट यानी गरीबों की मीट। हड्डी रहित मीट यानी बोनलेस, हड्डी यानी बोन, लेस यानी नहीं, यानी बोन रहित, बोनलेस मीट भी बोलते हैं, हड्डी रहित मीट। बट मांस यानी बट मीट भी बोलते हैं। तो सोयाबीन को गरीबों की मीट यानी पुअर मैन्स मीट, गरीबों की मीट। इसके अलावा हड्डी रहित मीट यानी बोनलेस, बोन यानी हड्डी, बोनलेस मीट वे बट मांस भी बोलते हैं। सोयाबीन को लेग्यूम का राजा बोलते हैं। दलहन का राजा तो चना था, लेकिन लेग्यूमिनेसी फसलों का, किंग ऑफ लेग्यूम्स यानी लेग्यूमिनेसी फसलों का राजा किसको बोलते हैं? सोयाबीन को। इसको पीला जेवल यानी येलो जेवल्स के नाम भी माना जाता है। अमेरिका का सोना किस फसल को माना जाता है? गोल्ड ऑफ अमेरिका। सोयाबीन क्या है? गोल्ड ऑफ अमेरिका। गोल्ड ऑफ अमेरिका किसको माना जाता है? सोयाबीन को। इसके अलावा इसको वंडर क्रॉप यानी वंडर फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो सोयाबीन का पूर्वज ग्लाइसिन यूजोरिएंसिस पौधे को माना गया है। एनआरसी सोयाबीन की राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में है। सोयाबीन को गरीबों का मीट, पुअर मैन्स मीट बोलते हैं, हड्डी रहित मीट यानी बोनलेस मीट बोलते हैं, बट मांस कहा जाता है। सोयाबीन को लेग्यूम का राजा, किंग ऑफ लेग्यूम्स बोलते हैं। किंग यानी राजा, किंग ऑफ लेग्यूम किस फसल को बोलते हैं? सोयाबीन को बोलते हैं। सोयाबीन को पीला जेवल के नाम से भी जाना जाता है, येलो जेवल। अमेरिका का सोना, गोल्ड ऑफ अमेरिका भी सोयाबीन को कहा जाता है। इसके अलावा इसको वंडर क्रॉप या वंडर फसल के नाम से जाना जाता है। तो सोयाबीन तिलहनी व दलहनी दोनों है। तो सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22% होती है, 20 से 22%, मोर एक्यूरेट 20 है, 20 से 22%, जबकि प्रोटीन होती है 42%। तो ये जो सोयाबीन का ये क्वेश्चन है कि सोयाबीन में ऑयल कितनी होती है और प्रोटीन कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में ऑयल 20 होती है, प्रोटीन 42। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो। काफी एग्जाम में ये आ चुका है, जेट के एग्जाम में भी आ चुका है। तो सोयाबीन में ऑयल 20% और प्रोटीन होती है 42%, यानी 20% ऑयल और 42% प्रोटीन। लेकिन जो सोयाबीन का तेल होता है उसमें लिपोऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिपोऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। हालांकि जो सोयाबीन में क्या होता है, इसको दाल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। उसके दो रीजन, एक तो लिपोऑक्सीडेज एंजाइम और एक ट्रिप्सिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। इसके कारण इसको दाल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। सोयाबीन की जो प्रोटीन होती है उसमें ग्लोब्युलिन व एल्ब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है, और मिथियोनिन यानी सोयाबीन में क्या होता है? मिथियोनिन यानी 1.2% व सिस्टीन 0.8% होते हैं, यानी इन दोनों की इसमें कमी पाई जाती है। इनमें तेल कितना था? 20 यानी 20%। प्रोटीन कितना है? 42%, यानी ऑयल से लगभग दुगुना इसमें प्रोटीन होता है। और हमेशा इसके तेल में लिपोऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। एक तो लिपोऑक्सीडेज एंजाइम होने के कारण, एक ट्रिप्सिन नाम का पदार्थ होने के कारण सोयाबीन को दाल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, तिलहनी के रूप में भी लेते हैं। इसकी जो प्रोटीन होती है 42%, उसमें ग्लोब्युलिन व एल्ब्यूलिन नाम के जो प्रोटीन पाई जाती है, यानी इनकी अधिकता होती है। सोयाबीन में दो पदार्थों की कमी होती है, तो मिथियोनिन व सिस्टीन, इनकी तो कमी होती है, जबकि लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की क्या होती है? अधिकता। याद रखना, सोयाबीन में मिथियोनिन व सिस्टीन की तो कमी होती है, जबकि लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की अधिकता होती है। अब होती है तो कितनी मात्रा होती है? इन दो की कमी, मिथियोनिन व सिस्टीन। कमी मतलब इनकी मात्रा कम है। मिथियोनिन 1.2%, सिस्टीन 0.8%, यानी इनकी मात्रा कम हुई। जबकि अधिक इसकी है लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की। देखो, इसकी 6.2% व इसकी ट्रिप्टोफैन की 1.4%, यानी सोयाबीन में मिथियोनिन व सिस्टीन की कमी होगी, जबकि लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की अधिकता होगी। इनमें से जो तेल व प्रोटीन की मात्रा वाला क्वेश्चन है कि 20 से 22% या 20% ऑयल या तेल होता है, प्रोटीन होती है 42%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अम्ल, यानी सोयाबीन में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? एक तो ओलिक अम्ल, एक लिनोलेनिक, एक लिनोलिक। नाम को देखो, लिनोलेनिक व लिनोलिक, क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या इसको नाम को क्लियरिटी से नहीं पढ़ते हैं, तो इनकी मात्रा उल्टी कर देते हैं। तो लिनोलेनिक व लिनोलिक। तो सोयाबीन में ओलिक अम्ल की मात्रा 30 से 35%, लिनोलेनिक की मात्रा 5 से 10 और लिनोलिक की मात्रा 56 से 60% होती है। तो ओलिक 30 से 35, लिनोलेनिक 5 से 10, लिनोलिक 56 से 60, यानी 56 से 60%, 60% होता है। सोयाबीन का बीज फ्रेजाइल होता है,
फ्रेजाइल का मतलब है कोई भी चीज आसानी से चटक जाती है, जैसे कोई भी चीज तड़क जाती है, चटक जाती है, उसको टेक्निकल बोलते हैं फ्रेजाइल। यानी सोयाबीन का बीज क्या होता है? फ्रेजाइल। एक सोयाबीन का यूज तो होता है सोयाबीन की मंगोड़ी बनाना, जिसके मूंग की मंगोड़ी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसको आगे सब्जी के रूप में यूज लेते हैं। इसके अलावा सोयाबीन का एक और प्रयोग है, वो सोया मिल्क बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले कृषि परीक्षक एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बारे में ये क्वेश्चन है, सोया मिल्क किस फसल से बनाया जाता है? सोयाबीन से। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, 1 लीटर सोया मिल्क से कितने लीटर सामान्य दूध बनाया जा सकता है? तो 1 लीटर सोया मिल्क से 6 से 10 लीटर मिल्क या दूध बनाया जा सकता है। सोया मिल्क क्या किस फसल से प्राप्त होता है? सोयाबीन से। 1 लीटर सोया मिल्क से 6 से 10 लीटर दूध या मिल्क बनाया जा सकता है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोहाइल्स, सोयाबीन में क्या होता है? छोटी छोटी टिन्नी स्मॉल लीव्स, टिन्नी मतलब बहुत ही स्मॉल, छोटी पत्तियां होती है सोयाबीन में। छोटी छोटी मुख्य पत्तियों के अलावा छोटी छोटी पत्तियां और होती है, उनको प्रोहाइल्स बोलते हैं, सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन की दाल में ट्रिप्सिन नाम का इनहिबिटर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सोयाबीन की दाल में ट्रिप्सिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। परीक्षण बार, देखो परीक्षण बार का मतलब होता है टेस्ट वेट। क्या होता है? टेस्ट वेट, TW, यानी 1000 दानों के वजन को क्या बोलते हैं? परीक्षण बार। सोयाबीन का परीक्षण बार होता है 120 से 180 ग्राम। सोयाबीन की उत्पत्ति ग्लाइसिन यूरोसेंस या यूरोजियन से है। इसका मतलब ये सोयाबीन का पूर्वज पौधा भी है। क्या है? अपन पढ़ चुके हैं पहले, पूर्वज पौधा। सोयाबीन में आयोडीन नंबर कितने होते हैं? 140, जबकि अलसी में आयोडीन कितने होते हैं? 180। इन दोनों फसलों के आयोडीन नंबर इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन के आयोडीन नंबर कितने? 140, और अलसी में आयोडीन नंबर कितने हैं? 180। सोयाबीन के आयोडीन नंबर 140, अलसी के आयोडीन नंबर 180। अब आपके दिमाग में ये आएगा आयोडीन नंबर क्या होते हैं? वैसे आयोडीन होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी असंतृप्त वसा अम्लों का माप होता है। क्या होता है? देखो वसा अम्ल होते हैं संतृप्त व असंतृप्त, यानी सेचुरेटेड व अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त। फैटी एसिड यानी वसा अम्ल, यानी असंतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनका माप होता है, उसको आयोडीन नंबर से प्रदर्शित करते हैं। और सोयाबीन में आयोडीन नंबर होते हैं 140, और अलसी यानी लिनसीड में आयोडीन नंबर होते हैं 180। और जो आयोडीन नंबर होते हैं उनको मापने की कौन सी विधि है? हेनस मेथड, हेनस विधि। कौन सी विधि? हेनस विधि, हेनस मेथड। तो साथियों, परीक्षण बार, टेस्ट वेट, 1000 दानों का वजन सोयाबीन का है 120 से 180 ग्राम। सोयाबीन में आयोडीन नंबर 140 और अलसी में आयोडीन नंबर 180। और आयोडीन नंबर का मतलब होता है कि असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा या माप, यानी मेजर्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त, फैटी एसिड यानी वसा अम्ल। और इस वसा अम्लों को नापा जाता है हेनस विधि, यानी हेनस, किसको? आयोडीन नंबर को नापा जाता है हेनस मेथड या हेनस विधि से। अब है जीन कौन सा होता है? जैसे धान में अलग जीन होता है, मक्का में अलग जीन होता है, बाजरा में अलग जीन होता है, सोरगम में अलग जीन होता है, यानी तो इसमें जो सोयाबीन में कौन सा जीन होता है? DT1 व DT2। DT मतलब डिटरमिनेट ग्रोथ, DT1 का मतलब डिटरमिनेट ग्रोथ यानी निश्चित वृद्धि, DT2 मतलब अनडिटरमिनेट ग्रोथ यानी अनिश्चित वृद्धि। तो सोयाबीन में 2 जीन होते हैं, DT1 व DT2। सोयाबीन के लिए हमेशा काली चिकनी मृदा ही व गहरी दोमट मृदा उपयुक्त होती है। इसकी जलवायु, देखो खरीफ की फसल है तो जलवायु गर्म होगी, रबी की होती तो ठंडी, खरीफ की है तो गर्म, और आर्द्र यानी आर्द्र मौसम में होती है। इसका मतलब सोयाबीन पश्चिमी राजस्थान में कभी नहीं होगी। सोयाबीन कहाँ होगी? बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उधर क्यों होगी? हाड़ौती क्षेत्र वगैरह में, झालावाड़ में, क्योंकि उधर जलवायु क्या है? आर्द्र यानी ह्यूमिड जलवायु। तो गर्म व आर्द्र जलवायु में इसकी खेती होती है। अब है बुआई यानी सोविंग। देखो किसी भी फसल का हो, सोविंग में अपन क्या अध्ययन करते हैं कि उस फसल का टाइम ऑफ सोविंग क्या है, सीड रेट क्या है, स्पेसिंग क्या है, यानी बुआई कब करते हैं, बीज कितना काम लेते हैं और स्पेसिंग कितनी, ये 3 चीज अध्ययन करते हैं। तो सोयाबीन का बुआई समय जून जुलाई, क्योंकि ये खरीफ की फसल है, ऑनसेट ऑफ मानसून के आगमन पर जून जुलाई में बुआई करते हैं। अब दूसरा है बीज दर यानी सीड रेट, यानी प्रति हेक्टर कितना बीज काम में लेते हैं, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि सोयाबीन की बीज दर क्या है, लेकिन कोष्टक में लिखा हुआ ब्रैकेट में कि 75 या 1.5 से बुआई करने पर, तो इसकी बीज दर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है, 20% बीज अधिक काम में लेते हैं। स्पेसिंग यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। तो इसका बुआई समय जून जुलाई
बीज दर 80 से 100 किलो, लेकिन यदि पछेती या देर से बुआई करते हैं तो 1 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज काम में लेते हैं। स्पेसिंग 30 से 45 गुना 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब है किस्में, यानी सोयाबीन की कौन कौन सी वेराइटीज इंपॉर्टेंट है। गौरव, ये जो सोयाबीन की किस्म है इंपॉर्टेंट किस्म है, ये पीले दानों की बोनी किस्म है। मोनेटा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीले दानों की बोनी। बोनी का मतलब ड्वार्फ वेराइटी। क्या है? ड्वार्फ यानी बोना। पीले दाने यानी इसके जो ग्रेन होते हैं दाने वो येलो कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं। गौरव और मोनेटा दोनों के पीले कलर के दाने होते हैं और बोनी यानी ड्वार्फ किस्म है। इसके अलावा प्रताप सोया, अहिल्या, अंकुर, अलंकार, शिलाजीत, T49, T49 जो छोटे दाने होते हैं और इसकी बीज दर 50 किलो प्रति हेक्टर है। सामान्य सोयाबीन की बीज दर 80 से 100 किलो प्रति हेक्टर है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के आए साथियों, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत टिपिकल आते हैं, यानी टिपिकल का मतलब टप नहीं है, यानी वो क्वेश्चन जो आपके पढ़ा हुआ नहीं है वो आपको टप लगेगा, जो आपके पढ़ा हुआ है तो वो आपको इजी लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एग्रीएंस क्लासेस जुड़िए और कंसोलिडेट मैटर पढ़िए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको टफ ना लगे और सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर सको। तो T49 जो किस्म है उसकी विशेषता ये है, इसके दाने छोटे हैं, लेकिन सोयाबीन की बीज दर पूछी जाए कोष्टक में ये लिखा जाए T49 किस्म की बीज दर कितनी है सोयाबीन की, तो 50 किलो प्रति हेक्टर बीज काम में लेते हैं, क्योंकि इसके दाने छोटे होते हैं। तो सोयाबीन किस्में गौरव, मोनेटा, प्रताप सोया, अहिल्या, अंकुर, अलंकार, शिलाजीत और T49। इसके अलावा एक किस्म होती है T1। इस किस्म में क्या होता है? पोड सेटरिंग प्रॉब्लम आती है। देखो, पोड यानी फली, सेटरिंग यानी जड़ना, यानी चटक कर नीचे गिर जाना, ये समस्या इसमें ज्यादा आती है। इसके अलावा किस्में PK 472, RKS 335, JS 9560, पंजाब 1, NRC 12 जिसका दूसरा नाम दुर्गा भी है। कौन कौन सी? T1, PK 472, RKS 335, JS 9560, पंजाब 1, NRC 12 जिसका दूसरा नाम दुर्गा पी है। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी है जो अमेरिका से इंपोर्ट की थी, इंपोर्ट मतलब आयात की थी, अपने यहाँ पर रिसर्च नहीं हुआ था। वो किस्में जो अमेरिका से, क्योंकि सोयाबीन मेनली कहाँ की फसल है? अमेरिका में अधिक होती है, तो अमेरिका से यहाँ आयात की थी, मतलब अमेरिका से यहाँ मंगवाई गई थी। वो कौन सी किस्में है? ब्रिगास, क्लार्क 63 और ब्लैक हट। तो अमेरिका से आयातित होने वाली सोयाबीन की कौन सी किस्म है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है निम्न में से सोयाबीन की कौन सी किस्म अमेरिका से आयातित है? तो ब्रिगास, क्लार्क 63 और ब्लैक हर्ट। अब है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन। तो इस चैप्टर में जो वीड मैनेजमेंट का चैप्टर है, किसी भी फसल में हो, अपन इस चैप्टर में क्या अध्ययन करते हैं साथियों कि उस फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा है और मुख्य खरपतवार नाशी कौन सा है, और उस मुख्य खरपतवार नाशी कितनी मात्रा में कब प्रयोग करते हैं। तो सोयाबीन का दिमाग में आते ही अपन ने खरपतवार प्रबंधन का चैप्टर का अध्ययन किया है। सोयाबीन का आते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए सोयाबीन का मुख्य खरपतवार कौन सा है। सोयाबीन का मुख्य खरपतवार है सफेद मुर्गा का फूल। ये क्वेश्चन जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उसमें ऐसे नहीं आया था सफेद मुर्गा का फूल, उसमें आया था निम्न में से सोयाबीन का मुख्य खरपतवार कौन सा है। उसमें ऑप्शन में ये नहीं आकर ये नाम दिया होता चिलोसिया अर्जेंटिया। ये नाम इस सफेद मुर्गा का साइंटिफिक मेल है। सफेद मुर्गा के फूल का जो एक खरपतवार है उसका साइंटिफिक नाम है चिलोसिया अर्जेंटिया। यदि आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो ये इस प्रकार का इसका सफेद मुर्गा का फूल दिखता है। जो इसके फ्लावर होते हैं वो इस टाइप में आपको दिखाई देते हैं। आप आसानी से फील्ड पे जाके पहचान सकते हो। सफेद मुर्गा का फूल इसका मुख्य खरपतवार है, यानी चिलोसिया अर्जेंटिया इसका वैज्ञानिक नाम है। तो सोयाबीन का मुख्य खरपतवार चिलोसिया अर्जेंटिया है, सफेद मुर्गा का फूल है। अब इसके मुख्य खरपतवार नाशी यानी वीडीसाइड, हर्बिसाइड कौन से हैं? एक तो है फ्लूक्लोरलिन, कितनी मात्रा? 0.75 से 1 kg। कब लेते हैं? बुआई से पहले। फ्लूक्लोरलिन किसी फसल में हो बुआई के पहले ही प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि अपन ने खरपतवार वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें अपन पढ़ चुके हैं कि खरपतवार नाशी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बुआई से पहले काम में लेने वाले, बुआई के बाद वे अंकुरण से पहले, और तीसरे खड़ी फसल में। तो ये हमेशा बुआई से पहले। इसके अलावा एलाक्लोर 1 से 1.5 किलो बुआई के बाद वे अंकुरण से पहले प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोफेन टोकी 25 जो मूंगफली में था 1.5 से 2 किलोग्राम बुआई के बाद वे अंकुरण से पहले। इसके अलावा मेट्रीब्यूजिन सेनकोर नाम होता है जिसका 1 किलोग्राम बुआई के बाद वे अंकुरण से पहले। इसके अलावा आजकल इम्बिजा थापर का प्रयोग करते हैं 100 ग्राम खड़ी फसल में। ये सोयाबीन के साथ मूंग, उड़द जो दलहनी फसलें होती है, खरीफ की दलहनी फसलें, उनमें भी ये प्रयोग लेते हैं।
तो खरपतवार प्रबंधन वीड मैनेजमेंट में ये होता है कि उस फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा है, तो सोयाबीन का मुख्य खरपतवार सफेद मुर्गा का फूल, इसका वैज्ञानिक नाम चिलोसिया अर्जेंटिया। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में आ चुका है, यानी जेट में और कृषि पर्यवेक्षक में नहीं, सॉरी जेट के एग्जाम में आया था ये, क्योंकि अब आपके कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेट के ओल्ड पेपर्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करके आपके कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में प्रयोग लिया जाता है। तो अब खरपतवार मुख्य ये हो गया, खरपतवारनाशी फ्लूक्लोरलिन 0.75 से 1 किलो बुआई से पहले, एलाक्लोर 1 से 1.5 किलो बुआई के बाद में अंकुरण से पहले, नाइट्रोफेन टोकी 25 1.5 से 2 किलो बुआई के बाद में अंकुरण से पहले, मेट्रीब्यूजिन 1 किलो बुआई के बाद में अंकुरण से पहले, इमिजाथापर 100 ग्राम खड़ी फसल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूक्लोरलिन। अब है सिंचाई प्रबंधन यानी इरिगेशन मैनेजमेंट। तो अपन पढ़ते हैं कि सिंचाई प्रबंधन में अपन ये पढ़ते हैं कि इस फसल की क्रिटिकल स्टेज यानी क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी है। तो अपन ने पढ़ते हैं दलहनी फसलें थी, उनमें दाल वाली, उनमें थी 2 क्रांतिक अवस्थाएं, पुष्पन से पूर्व यानी प्री फ्लावरिंग, वे फलियां बनते समय यानी पॉट फॉर्मेशन, और दलहनी के बाद अपन पढ़ रहे हैं तिलहनी ऑयल सीड, और ऑयल सीड में 2 होती है मेनली कि पुष्प आते समय व फली बनते समय, पुष्प आने को पुष्पन या फ्लावरिंग बोलते हैं, फली बनने को पॉट फॉर्मेशन। 2 सिंचाई अवस्थाएं होती है तिलहनी फसलों में मेनली कि फ्लावरिंग व पॉट फॉर्मेशन। अब है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट यानी उर्वरक प्रबंधन, नाइट्रोजन 20 से 25 किलो, फास्फोरस 40 से 45, पोटेशियम 20 से 40। अब नाइट्रोजन की मात्रा इसमें फास्फोरस से कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि सोयाबीन एक लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, और लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसलों की जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब कौन सा राइजोबियम जीवाणु कौन सी फसल में प्रयोग लेते हैं, वो अपन राइजोबियम जो अपन जैव उर्वरक वाला चैप्टर पढ़ा उसमें कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। वैसे सोयाबीन में राइजोबियम जेपोनिकम काम में लेते हैं, जिसको ब्रेडी राइजोबियम भी कहा जाता है, राइजोबियम जेपोनिकम को। अब है डिजीज यानी बीमारियां, यानी सोयाबीन की कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं, कौन कौन से मुख्य कीट है और उनके लक्षण क्या है, उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो नियंत्रण के हालांकि अपन अलग से चैप्टर पढ़ेंगे कौन कौन से कीट, जैसे मान लो कि एक बीमारी है छाछा या पाउडरी मिल्ड्यू, अब वो किसी भी फसल में उसका नियंत्रण एक जैसा है, तो ये अपन अलग अलग याद करने के लिए स्टूडेंट के लिए ईजी होता है कि एक बार अपन बताते हैं कि छाछा बीमारी का नियंत्रण ये है, ब्लाइट का नियंत्रण ये है, और किसी रूट रोट का नियंत्रण ये है, निमेटोड कितने भी होते हैं उनका नियंत्रण ये है, एक जैसे तरीके होते हैं, दीमक किसी फसल में हो नियंत्रण का तरीका ये है, व्हाइट क्रब का नियंत्रण का तरीका ये है। तो वो अपन एक दिन बेसिक से अलग से अपन क्लास रखेंगे उसकी। अपन पढ़ रहे हैं सोयाबीन की बीमारियां। ये बीमारी है येलो वेन मोजेक, येलो यानी पीत, वेन यानी सिराएं, मोजेक यानी मोजेक विषाणु। तो येलो वेन मोजेक पीत सिरा विषाणु एक हर बीमारी में ये ध्यान रखना योग्य है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ये बीमारी कवक जनित है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, तो ये एक क्या है, वायरस या विषाणु जनित रोग है, क्या है। और जितने भी वायरस, विषाणु या माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, वेक्टर या वाहक की। तो इसमें फैलाने वाला वाहक कौन है, बेमिसिया टेबेसाई, अपन नाम पढ़ चुके हैं पहले, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी का नाम क्या होता है, बेमिसिया टेबेसाई। एक इसकी प्रतिरोधी किस्म है शिलाजीत, जिसमें इस बीमारी का प्रकोप नहीं होता। एक डायग्राम है येलो वेन मोजेक का, इसमें पौधे में पीलापन तो आए, सिराओं में पीलापन तो आता ही है, इसके साथ क्रिंकलिंग भी हो जाती है, यानी जैसे आप शर्ट में से धागा बाहर निकालते हो और वो फोल्ड होता है, उस टाइप के सिम्टम भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट। देखो फ्रॉग यानी मेंढक, आई यानी आंख, लीप यानी पत्ती, स्पॉट यानी धब्बे, यानी मेंढक की आंख के आकार के, मेंढक की आंख के जैसे पत्तियों पर धब्बे पाए जाते हैं, यानी लीप पर मेंढक की आंख के आकार के धब्बे पाए जाते हैं, फ्रॉग आई लीप स्पॉट। तो उसमें इसी प्रकार का ये कवक जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित नहीं है, क्या है, फंगल डिजीज है, क्या है, फंगल यानी कवक जनित रोग है। अब कवक जनित रोग है तो कौन से कवक से होती है, सर्कोस्पोरा नाम के कवक से होती है, जैसे इस प्रकार में ये धब्बे पाए। तो फ्रॉग आई लीफ स्पॉट एक कवक जनित रोग है जो सर्कोस्पोरा स्पीसीज नाम के कवक से होता है। अब है चारकोल रोट, ये एक कवक जनित रोग है, चारकोल रोट, चारकोल रोट कवक जनित रोग क्या है, कवक यानी फंगल डिजीज है, कवक जनित रोग है। अब कौन से कवक से होती है, राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला नाम के कवक से होती है। चारकोल रोट एक फंगल डिजीज है, कवक जनित रोग है, कौन से कवक से होती है, राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला से। देखो चारकोल का मतलब आप समझते हो, जैसे ब्लैक रंग का पाउडर हो जाना, क्या है, काले रंग का पाउडर या फंगल हो जाना। जब इसमें चारकोल रोट में क्या होता है, इस तने के इस पार्ट को अपन चीर के देखते हैं
तो काले रंग का पाउडर दिखाया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है चारकोल रोट। इसमें मेनली क्या होता है, जो नीचे की पत्तियां होती है पौधे के, लोअर लीव्स, लोअर यानी नीचे, लीव्स यानी पत्तियां, लीफ यानी पत्ती, पत्ती का बहुवचन प्लूरल होता है लीव्स, लोअर लीव्स या नीचे की पत्तियां होती है पौधे में, वो क्लोरोटिक एंड विल्टिंग एंड ड्राइंग यानी पीले रंग की होने लग जाती है तथा विल्ट और ड्राइंग यानी मुरझाकर गिरने लग जाती है, सूखने लग जाती है, यानी नीचे गिरती है, विल्टिंग होती है और सूखने लग जाती है और पीले रंग की हो जाती है। जो स्क्लेरेटिया होता है, जो फंगल का स्क्लेरेटिया, वो एक ब्लैक पाउडर के मास के रूप में हो जाता है। यानी इसकी विशेषता क्या है, पत्तियों में पीलापन होगा, विल्टिंग होगी और ड्राइंग यानी सूख जाएगी। इसके अलावा काले रंग का पाउडर इस प्रकार का पाया जाएगा। तो चारकोल रोट एक कवक जनित रोग है और राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला नाम के कवक से होती है। अब है पीलिया रोग। ये सिंपली मूंग में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, उड़द में भी होता है, मोठ में भी होता है। इसमें क्या होता है, जो लेग्यूमिनेसी की फसलें हैं उनमें अक्सर ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आयरन व जिंक की कमी होती है या आयरन सल्फर की कमी से भी होता है। इसमें क्या होता है, इनकी कमी से पौधे में पीलापन दिखाया जाता है। सिंपली ये कोई फंगल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, एक पोषक तत्व की कमी से होता है। और इसका नियंत्रण ये फेरस सल्फेट 0.5% का छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। अब एक कीट यानी सोयाबीन के मुख्य कीट कौन से, सोयाबीन का जो मुख्य और इंपॉर्टेंट कीट है वो है गर्डल बीटल। कौन सा कीट है सोयाबीन का मुख्य, गर्डल बीटल। इसका नाम है ओबेरिया ब्रेविस। क्या नाम है, ओबेरिया ब्रेविस। ये कीट क्या करता है, पौधे के तने में खाता है, कहाँ है, स्टेम में, और उसको खोखला टाइप में कर देता है। देखो ये इसका कीट है, ये खा रहा है, ठीक है। तो जो सोयाबीन का मुख्य कीट है वो गर्डल बीटल, वैज्ञानिक नाम क्या है, ओबेरिया ब्रेविस। इसके अलावा सोयाबीन के जो अन्य कीट है वो है टोबैको कैटरपिलर या तंबाकू कैटरपिलर, या इसका नाम है स्पोडोप्टेरा लिटूरा। इसके अलावा स्टेम फ्लाई भी इसमें पाई जाती है। तो मेनली कीट गर्डल बीटल और टोबैको कैटरपिलर, उसमें गर्डल बीटल इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ओबेरिया ब्रेविस। इसके अलावा टोबैको कैटरपिलर, स्पोडोप्टेरा लिटूरा और स्टेम फ्लाई का भी अटैक होता है। उपज कभी फिक्स नहीं होती, एक एवरेज होती है, यानी यील्ड पोटेंशियल होता है कि उस फसल का कितना यील्ड पोटेंशियल है। औसत उपज मानी गई है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं तिलहनी फसलें यानी ऑयल सीड क्रॉप्स। उनमें से आज का जो टॉपिक है अपना सरसों की फसल। तो आइए साथियों इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अपना टॉपिक है सरसों एवं तोरियां। तो सबसे पहले हर फसल में अपन अध्ययन करते हैं उस फसल की बायोलॉजी का, यानी उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका कुल क्या है, उसकी 2n बराबर कितने हैं, उसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, उसमें फल का प्रकार कैसा होता है। उसके बाद में पढ़ते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी उसका खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, कीट प्रबंधन, उपज। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सरसों में तोरिया का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम। तो सरसों में तोरिया होती है, एक तो होती है रेपसीड और एक होती है मस्टर्ड। पूरी फसल का अध्ययन करते हुए जब किस में पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा रेपसीड क्या होती है और मस्टर्ड क्या होती है। हालांकि अधिकांश स्टूडेंट के सरसों का दिमाग में आते ही रेपसीड और मस्टर्ड अलग अलग दिमाग में नहीं आती। ये होती है कि सरसों है, राया होगा, लेकिन ये अलग अलग होती है। टेक्निकल वर्ड रेपसीड अलग है और मस्टर्ड अलग है। रेपसीड को बोलते हैं सरसों व तोरिया को, जबकि जो राई और राया होता है वो क्या होता है, मस्टर्ड। अधिकांश भारत में होता है राई व राया पाया जाता है। क्या पाया जाता है भारत में, राई या राया। लेकिन जब अपन खेत के पास में से गुजरते हैं, जो नॉन एग्रीकल्चर का बच्चा होता है उसके दिमाग में ये होता है ये तो सरसों है। सरसों नहीं है, वो क्या है, वो राई व राया है। उसका नाम है ब्रेसिका जुन्सिया। जबकि सरसों व तोरिया का क्या नाम है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो रेपसीड का मतलब सरसों या तोरिया और वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। जबकि मस्टर्ड का मतलब होता है राई या राया और नाम है ब्रेसिका जुन्सिया। जो रेपसीड होती है, सरसों व तोरिया होती है, वो चाइना में अधिक होती है, चीन में अधिक होती है। और जो मस्टर्ड होती है, राई या राया, वो भारत में अधिक होती है। कुल कौन सा है, क्रूसीफेरी। कुल का मतलब उसकी फैमिली कौन सी है, क्रूसीफेरी। अब है उत्पत्ति यानी ओरिजिन प्लेस, यानी कौन से देश से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। देखो रेपसीड का अधिक होती थी चीन में, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ है रेपसीड की, भारत में। मस्टर्ड का अधिक होती है भारत में, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ है, चीन में। यानी विपरीत है, जो जहां पाई जाती है उसके विपरीत उसका उद्गम स्थान है। यानी रेपसीड चीन में है, लेकिन यह रेपसीड की उत्पत्ति कहाँ है, भारत में। तो मस्टर्ड अधिक कहाँ होती है,
भारत में, लेकिन मस्टर्ड की उत्पत्ति कहाँ है? चीन में। तो ये विपरीत है, इसको आप ध्यान रखने योग्य पॉइंट है। तो वैज्ञानिक नाम रेपसीड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, इसको बोलते हैं सरसों व तोरिया, चीन में अधिक होती है। और मस्टर्ड यानी ब्रेसिका जुन्सिया राई या राया होती है और ये भारत में अधिक होती है। तो मस्टर्ड की उत्पत्ति चीन में और रेपसीड का उत्पत्ति स्थल भारत। कुल कौन सा है? क्रूसिफेरी। अब है 2n बराबर, अभी से पहले जो फसलें पढ़ रहे थे उनमें अपन अध्ययन कर लेते हैं 2n बराबर 20 होते हैं, 2n बराबर 40 होते हैं। लेकिन सरसों व तोरिया में क्या अलग अलग स्पीसीज होती है? ब्रेसिका जुन्सिया अलग होती है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस अलग होती है। तो सब में अलग अलग प्रकार के 2n होते हैं। तो एक ने त्रिभुज बना रखा है यानी ट्राइंगल, इसको बोलते हैं सरसों का ट्राइंगल यानी मस्टर्ड या रेपसीड का ट्राइंगल है। इसके आधार पर अपन अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या को याद रख सकते हैं। यानी 2n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, उसको याद रखने का तरीका है ये। आपको त्रिभुज है जो ट्राइंगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखो ब्रेसिका निग्राम है 2n बराबर 16, यह है 2n बराबर 18, यह है 2n बराबर 20। तो जो इनके मिड पॉइंट में है इनमें इन दोनों के जोड़ दो। जैसे इन दोनों के मिड पॉइंट में 20 और 16 कितने में? 36 यानी 36। इन दोनों के मिड के लिए इन दोनों को जोड़ दो, तो 16 और 18 कितने में? 34, इन दोनों के मिड में। इसी प्रकार इन दोनों के मिड में है तो ये जोड़ दो। ब्रेसिका नेपस में कितने होंगे? 18 प्लस 20 कितने में? 38। यदि आप कॉर्नर वाले याद रखो 2n 16 18 20, जो इनके मिड में होगा उनमें दोनों के जोड़ दिया जाएगा। यानी इसके मिड में है ये है तो इन दोनों का जोड़ के ये होगा, इसके मिड में ये है तो इन दोनों को जोड़ के, इसके मिड में ये है तो इन दोनों को जोड़ के। दूसरी चीज जैसे ये इन दोनों के क्रॉस से बनी है, तो ये B और B था, ये और C दोनों को जोड़ के BB और CC। इसी प्रकार ये CC था, AA था, तो AA और CC यानी इनके क्रॉस से इसका उद्गम हुआ है। इसी प्रकार BB और A तो A और BB यानी इसके क्रोमोसोम जोड़ के इसके क्रोमोसोम हो गए, इन दोनों के क्रोमोसोम को जोड़ के ये हो गए, इन दोनों को जोड़ के ये हो गए। अब आपको ये याद रखना, यह है ब्रेसिका निग्रा, यह है ब्रेसिका ओलेरेसिया, यह है ब्रेसिका नेपस, यह ब्रेसिका रापा, यह ब्रेसिका जुन्सिया और यह ब्रेसिका कैरिएंटा। अलग अलग करके जब अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे तब इनके साधारण नाम पढ़ेंगे। ब्रेसिका निग्रा क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया क्या होता है, ये ध्यान रखना। ब्रेसिका कैरिएंटा है, इसको यूथोपियन मस्टर्ड बोलते हैं। और जो ब्रेसिका ओलेरेसिया होती है उसको विल्ड कैबेज बोलते हैं। और जो ब्रेसिका नेपेस होती है उसको ऑयलसीड रेप या कैनोला बोलते हैं। और जो टर्निप होती है वो होती है ब्रेसिका रापा, इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं ब्रेसिका जुन्सिया। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ब्रेसिका रापा में 20 होते हैं और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में भी कितने होते हैं? 20, 2n बराबर 20। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद करने के लिए मस्टर्ड का ट्राइंगुलर त्रिभुज याद रखना है। ब्रेसिका निग्रा 16, ब्रेसिका कैरिएंटा 34 यानी 34, और ब्रेसिका ओलेरेसिया में 18, ब्रेसिका नेपस में 38 यानी 38, ब्रेसिका रापा में और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में 20 और ब्रेसिका जुन्सिया में 36। तो ये ट्राइंगुलर याद होता है आपको, सरसों कुल के पौधों के क्रोमोसोम नंबर ऑफ गुणसूत्र की संख्या याद हो जाएगी। अब ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में कितने हैं? 20, ये लिखा हुआ ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में 20। लेकिन जो तारामीरा होता है वो इस ट्रायंगुलर में नहीं है, उसमें होते हैं 2n बराबर 20, क्योंकि सरसों कुल की सभी फसलों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। सरसों जैसे मस्टर्ड, रेपसीड, तारामीरा सबका एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? तारामीरा में 2n बराबर 22, बाकी सब में आपको ट्रायंगुलर के हिसाब से याद रह जाएंगे। अब है परागण यानी पोलिनेशन। तो रेपसीड और मस्टर्ड में पोलिनेशन और परागण का मतलब आपको सबको पता है, हर फसल में पढ़ रहे हैं। पोलिनेशन या परागण का मतलब होता है कि किसी भी पुष्प के नर भाग से पराग कणों का पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक परागणों का पहुंचना परागण होता है, पोलिनेशन होता है। इसमें स्व परागण होता है यानी सेल्फ पोलिनेशन। कौन सा होता है? स्व परागण। पुष्पक्रम कौन सा है? रेसिम। फल को क्या बोलते हैं? सिलिक्वा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरसों कुल के जो पौधे होते हैं यानी रेपसीड एंड मस्टर्ड, इनके जो फ्रूट हो जो फल होता है उसको बोटनिकली क्या बोलते हैं? सिलिक्वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो। अब है एनआरसी। एनआरसी का मतलब आपको पता है नेशनल रिसर्च सेंटर, अपन हर फसल में पढ़ते हैं, यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर। सेवर कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। सरसों में जो गंध आती है वो सिनग्रीन नाम के रसायन के कारण आती है, लेकिन सरसों में जो पंजेंसी होती है तीखापन वो आइसोथायोसाइनेट के कारण आता है। तो परागण, स्व परागण, पुष्पक्रम रेसिम, फल सिलिक्वा। एनआरसी सरसों की सेवर में है, सेवर भरतपुर में है। सरसों में गंध सिनग्रीन नाम के रसायन के कारण आती है, पंजेंसी या तीखापन आइसोथायोनाइट रसायन के कारण आता है। अब है सरसों में कुछ अम्ल होते हैं,
तीन प्रकार के विशेष रूप से ये तीन अम्ल ज्यादा पाए जाते हैं, लिनोलेनिक, ओलिक और इरुसिक अम्ल। इन तीनों की मात्रा, जिनमें इरुसिक अम्ल जो एक नुकसानदायक है, लाभदायक नहीं, क्या है, नुकसानदायक है। तो सरसों में कौन कौन से पाए जाते हैं, लिनोलेनिक अम्ल, ओलिक अम्ल और इरुसिक अम्ल। तीनों की मात्रा भी आपको याद रखनी है। सरसों या रेपसीड या मस्टर्ड में लिनोलेनिक अम्ल की मात्रा 5 से 13%, 5 से 13% होती है। ओलिक अम्ल की मात्रा 27% होती है। इरुसिक अम्ल की मात्रा 33 से 54% होती है, जो नुकसानदायक है। तो लिनोलेनिक अम्ल 5 से 13%, ओलिक अम्ल 27%, इरुसिक अम्ल 33 से 54%। अब तेल कितना होता है, यानी ऑयल, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, तिलहनी फसलें, मूंगफली, सरसों। तो तिलहनी फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी तेल होता है। जैसे दाल वाली फसलों में प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनका मकसद ही तेल उत्पादन के लिए ही उगाया जाता है। तो रेपसीड और मस्टर्ड अलग अलग होती है, क्योंकि मस्टर्ड का मतलब राई या राया, रेपसीड का मतलब सरसों या तोरिया, ये अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो रेपसीड में तेल होता है 33 से 48%, जबकि मस्टर्ड में होता है 30 से 38%, और तारामीराम होता है 35% और तोरियाम होता है 33 से 46%। तो रेपसीड में 33 से 48%, मस्टर्ड में 30 से 38%, तारामीरा में 35% और तोरिया में 33 से 46%। ये होती है तेल यानी ऑयल की मात्रा। अब होती है प्रोटीन। तो सरसों कुल में जो रेपसीड, मस्टर्ड वगैरह होती है, इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 24 से लेकर 30% के मध्य में। खली, खली का मतलब ऑयल केक, यानी किसी भी तिलहनी फसल के, यानी तेल वाली फसल के बीजों से तेल प्राप्त करने के बाद जो पदार्थ बचता है वो होता है खली, यानी ऑयल केक। ऑयल से, ऑयल सीड फसलों से ऑयल प्राप्त करने के बाद जो पदार्थ होता है वो तो ऑयल केक, यानी खली। इस खली में क्या होता है, सरसों की खली में ग्लूकोसाइनेट नाम का पदार्थ पाया जाता है, और इसकी अधिकता होने से पशु जब इसको यूज करते हैं, पशुओं को जैसे मान लो खिलाते हैं, तो उसमें गेंगा रोग होने की संभावना होती है। गोइटर बोलते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं इंग्लिश में, गोइटर रोग किस फसल की खली के उपयोग से होता है, तो वो सरसों की खली से, क्योंकि इनमें क्या होता है, ग्लूकोसाइनेट नाम का पदार्थ पाया जाता है। इसकी अधिकता से पशुओं में गेंगा रोग होने की, गोइटर डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हमेशा इसकी मात्रा होती है 0.5% से कम होनी चाहिए, यानी इससे अधिक मात्रा नुकसानदायक होती है। परीक्षण भार का मतलब होता है टेस्ट वेट। क्या होता है, किसी भी फसल के 1000 दानों के वजन को टेस्ट वेट बोलते हैं। और सरसों या मस्टर्ड का, रेपसीड या मस्टर्ड का जो वेट होता है परीक्षण भार, 1000 दानों का वजन 5 से 6 ग्राम होता है। 00 मस्टर्ड यानी कैनोला को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनोला क्या होती है, 00 मस्टर्ड। और जो 00 किस में होती है, वो 00 का मतलब क्या होता है, सारांश। 00 का मतलब होता है जिनमें इरुसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम हो तो 10 हो गया। दूसरी चीज, ग्लूकोसाइनेट की मात्रा 30 ppm से कम हो गया तो 10 और हो गया। यानी इन दोनों पदार्थों की मात्रा, इरुसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम होता है किसी किस्म में, और खली, उस खली में ग्लूकोसाइनेट की मात्रा 30 ppm से कम होता है 00। दोनों में से एक होता है तो 10, दोनों की मात्रा कम है तो 00। यानी जिनमें डबल, दोनों चीजों की मात्रा कम होती है वो 00, और जिनमें किसी एक की मात्रा कम होती है तो वो सिंगल 0। इसका मतलब था 00। जैसे जो पूसा क्रिस्मा थी, वो भारत में सरसों की 10 किस्म थी, मतलब 10 यानी दोनों में से एक की कमी थी। लेकिन जो PGDM 31 थी, वो सरसों की प्रथम 00 किस्म थी, यानी ये ऐसी पहली किस्म थी जिनमें इन दोनों पदार्थों की मात्रा इसके हिसाब से थी, यानी ग्लूकोसाइनेट 30 ppm से कम था, इरुसिक अम्ल 2% से कम था। और इनमें सिनग्रीन होता है वो 00 होता है, यानी सिनग्रीन की मात्रा नहीं होती है। विषय में अधिक, यानी सरसों जो मस्टर्ड, अपन दोनों चीजें अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने जो होती है वो राई और राया होती है। क्या होती है, राई व राया। तो जो सरसों में तोरियां होती है वो चाइना में अधिक होती है, अपने कौन सी होती है, राई व राया, यानी ब्रेसिका जुन्सिया यानी मस्टर्ड। ठीक है, दो प्रकार की अपने पढ़ी थी, ब्रेसिका जुन्सिया और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, यानी रेपसीड व मस्टर्ड। अपने क्या होती थी, मस्टर्ड यानी ब्रेसिका जुन्सिया। वो अधिक कहाँ होती थी, अपने भारत में। और भारत में कहाँ अधिक होती है, राजस्थान में। यानी ऑल इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसको 40% अकेले राजस्थान में होता है। और राजस्थान में कहाँ अधिक होती है, गंगानगर में। ये डाटा होते हैं, बदलते रहते हैं, एग्जाम से पहले हम अपडेट देते रहते हैं। मस्टर्ड जो शब्द है, एक मस्टर्ड शब्द है वो, यानी जो अपन मस्टर्ड शब्द यूज देते हैं ना, रेपसीड और मस्टर्ड, तो मस्टर्ड शब्द है वो लैटिन भाषा के मस्टम ओडियम शब्द से बना है। जो मस्टर्ड शब्द है वो लैटिन भाषा के मस्टम ओडियम शब्द से बना है।
अब है वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपके यहाँ सारे कंफ्यूज क्लियर हो जाएगी। रेपसीड क्या होता है, मस्टर्ड क्या होता है, सरसों क्या होता है, तोरिया क्या होता है, तारामीरा क्या होता है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक होती है मस्टर्ड, एक होती है रेपसीड। तो मस्टर्ड का मतलब होता है राई या राया, जिसका नाम होता है ब्रेसिका जुन्सिया, जो अपने इंडिया में होती है। दूसरी कौन सी होती थी? रेपसीड, जिसको ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस बोलते हैं। तो अपने हैं मस्टर्ड, राई या राया या ब्रेसिका जुन्सिया। इसको अलग अलग भागों में बांटा है। ये सब ब्रेसिका जुन्सिया के यानी मस्टर्ड के वर्गीकरण है, यानी राई या राया के वर्गीकरण है। राई व राया अलग अलग होती है, पहाड़ी राई, बनारसी राई, उजली राई, अलग अलग नामों से जानते हैं, यानी हिल मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड और व्हाइट मस्टर्ड। सब क्या है? राई या राया के वर्गीकरण यानी ब्रेसिका जुन्सिया के वर्गीकरण है। ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका जुन्सिया। आगे क्या है? पहाड़ी राई है तो ब्रेसिका जुन्सिया आगे लगे रुगुरोसा। बनारसी राई है तो ब्रेसिका जुन्सिया निग्रा। उजली राई है तो ब्रेसिका जुन्सिया एल्बा। समझ में आ गया? यानी रेपसीड व मस्टर्ड अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं वर्गीकरण। अपने कौन सा है? मस्टर्ड। उसके बाद बढ़ेंगे रेपसीड का वर्गीकरण। तो मस्टर्ड का मतलब होता है राई या राया या ब्रेसिका जुन्सिया। ये अलग अलग प्रकार की है। पहाड़ी राई, बनारसी राई, उजली राई, सब राई या राया, मस्टर्ड या ब्रेसिका जुन्सिया का प्रकार है। तो ब्रेसिका जुन्सिया रुगरोसा मतलब पहाड़ी राई, ब्रेसिका जुन्सिया निग्रा मतलब बनारसी राई, ब्रेसिका जुन्सिया एल्बा यानी उजली राई। पहाड़ी राई को बोलते हैं हिल मस्टर्ड, बनारसी राई को ब्लैक मस्टर्ड, उजली राई को व्हाइट मस्टर्ड। तो ये तो अपन ने पढ़ा मस्टर्ड, राई या राया। आगे अपन पढ़ेंगे रेपसीड। एक पढ़ा मस्टर्ड, दूसरा कौन सा है? रेपसीड। मस्टर्ड यानी ब्रेसिका जुन्सिया, रेपसीड यानी सरसों या तोरिया या ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। जैसे अपन ने मस्टर्ड का वर्गीकरण पढ़ा, वैसे ही रेपसीड का वर्गीकरण पढ़ेंगे। रेपसीड में या तो होती है सरसों या तोरिया। अब सरसों कौन सी है, तोरिया कौन सी है? देखो, मस्टर्ड में नाम था ब्रेसिका जुन्सिया, इसका नाम क्या? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो जितने भी रेपसीड है उसके नाम आएगा ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अब सरसों भी दो प्रकार की है इसमें, सब वर्गीकरण, और तोरिया भी दो प्रकार की है, भूरी सरसों और पीली सरसों। जबकि तोरिया है भूरी तोरिया और पीली की जगह काली तोरिया। अब जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, भूरी सरसों तो ब्राउन सरसों लगा दो। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस तो कॉमन नाम है क्योंकि सबसे क्या है? रेपसीड है, तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस तो कॉमन नाम है। अब भूरी सरसों यानी ब्राउन सरसों, पीली सरसों यानी येलो सरसों, और भूरी तोरिया यानी ब्राउन तोरिया, और काली तोरिया यानी ब्लैक तोरिया, ब्लैक यानी काला। तो मस्टर्ड का मतलब ब्रेसिका जुन्सिया यानी राई या राया अलग अलग प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी, पहाड़ी राई, बनारसी राई, उजली राई। अब थी रेपसीड, सरसों या तोरिया यानी ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये अलग अलग थी, सरसों और तोरिया। सरसों यानी ब्रेसिका, सब में ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। तो ये दो प्रकार की सरसों, भूरी सरसों और पीली सरसों। इसी प्रकार तोरिया भी भूरी तोरिया और काली तोरिया थी। अब एक अलग से था तारामीरा। तारामीरा पीपल साथ अध्ययन कर रहे हैं। तारामीरा को इंग्लिश में बोलते हैं रॉकेट क्रॉस। नाम क्या होता है? इरुका सेटाइवा। तो अपन ने वर्गीकरण पढ़ा, रेपसीड क्या होती है, मस्टर्ड क्या होती है, सब वर्गीकरण कौन कौन सा है, और तारामीरा का नाम इरुका सेटाइवा। अब पढ़ रहे हैं इनकी सरसों कुल की जलवायु। देखो, जलवायु हमेशा 2 शब्दों से बनी होती है, ठंडा व गर्म से एक शब्द लिखना, शुष्क व आर्द्र में से लिखना। तो जो फसल रबी की है यानी सर्दी में उगाई जाती है उसकी जलवायु ठंडी होगी, और जो खरीफ में या जायद में उगाई जाती है उसकी जलवायु क्या होगी? गर्म। तो सरसों हमेशा सर्दियों में उगाई जाती है, जलवायु क्या होगी? ठंडी, कूल। अब शुष्क से आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। तापमान यानी 18 से 25 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त रहता है। अब है सोविंग या बुआई। बुआई किसी फसल का अध्ययन करते हैं तो अपना क्राइटेरिया यही पढ़ते हैं, जो पोर्टफोलियो अपना पढ़ने का, कि बुआई का समय क्या है, बुआई की बीज दर क्या है, और स्पेसिंग क्या है, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है। तो समय क्या है? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर टाइम ऑफ सोविंग है। इस समय सरसों के फसलों की बुआई करनी चाहिए, मस्टर्ड और रेपसीड की। बीज दर यानी सीड रेट क्या है अपने, हालांकि क्या है, मस्टर्ड पढ़ते हैं अपने इंडिया में, मस्टर्ड होती है तो मस्टर्ड की खेती पढ़ते हैं। बीज दर यानी सीड रेट, यानी प्रति हेक्टेयर बुआई में कितना बीज काम में लेते हैं। रेपसीड जिसको सरसों या तोरिया होती है, इसमें मस्टर्ड में क्या आती है? राई व राया। ये अपन को अच्छे से याद हो गया। तो रेपसीड की बीज दर है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर, मस्टर्ड यानी राई या राया की बीज दर है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और तारामीरा की बीज दर है 5 किलो प्रति हेक्टर। हेक्टर का मतलब लगभग अपनी देसी भाषा में 1.25 बीघा, लेकिन टेक्निकल वर्ड है 10,000 वर्ग मीटर। तो बुआई का समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। बीज दर यानी सीड रेट, रेप सीड की 3 से 4 किलो प्रति हेक्टर, मस्टर्ड यानी राई व राया की 5 से 6 किलो प्रति हेक्टर, तारामीरा की 5 किलो प्रति हेक्टर। लेकिन ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था कि सीधा क्वेश्चन आया रेप सीड की बीज दर क्या है, तारामीरा क्या है,
मस्टर्ड की क्या है, तो आप सीधा बताओगे। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के कोष्टक में पूछा जाए कि सरसों की रेपसीड की बीज दर क्या है, कोष्टक में लिखा जाए सिंचित, कोष्टक में लिखा जाए असिंचित, तो उस क्वेश्चन का आंसर अलग टाइप से होगा। यदि ये उससे अनइरिगेटेड और इरिगेटेड यानी असिंचित व सिंचित के अंदर, असिंचित के अंदर रेपसीड व मस्टर्ड की बीज दर क्या होती है 4 से 5 किलो, और सिंचित के अंदर रेपसीड हो या मस्टर्ड हो दोनों की बीज दर क्या होगी 2.5 से 3 किलो। यानी अलग अलग पूछा जाए तो रेपसीड की अलग, मस्टर्ड की अलग, तारामीरा की अलग। लेकिन ऐसे पूछा जाए अनइरिगेटेड और इरिगेटेड है ना, असिंचित हो सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र में रेपसीड हो या मस्टर्ड बीज दर 4 से 5 किलो होगी, और रेपसीड या मस्टर्ड की यदि सिंचित क्षेत्र हो तो बीज दर होगी 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टर। अब बुआई में 3 चीजें होती है कि बुआई का समय क्या है वो अपन ने अध्ययन कर लिया, दूसरी चीज होती है कि उसकी बीज दर क्या है वो पढ़ ली, तीसरी चीज होती है स्पेसिंग, यानी बुआई करते समय पौधों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है। यही तरीका अपन हर फसल पढ़ रहे हैं, तो स्पेसिंग मस्टर्ड की अलग होगी और रेपसीड की अलग होगी। यानी राई है रया और सरसों में तोरिया, तो अपन शुरू से फसल पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया मस्टर्ड अलग होती है और रेपसीड अलग होती है। तो मस्टर्ड की जो स्पेसिंग है 30 गुना 10 सेंटीमीटर है और रेपसीड की 45 गुना 15 सेंटीमीटर, और तारामीरा की 40 गुना 10 सेंटीमीटर है। तारामीरा की बीज दर 3 से 4 किलो भी है, कहीं 5 किलो भी लिखी हुई है, जैसे ये लिखी हुई कितनी है 5 किलो, लेकिन जो अपने 12th की बुक है उसमें ये लिखी हुई है 3 से 4 किलो। तो अक्सर एग्जाम में अपन इसको राइट ने मान के किसको मानेंगे, तारामीरा की बीज दर 3 से 4 किलो, ये अपना मोर एक्यूरेट आंसर है। मोर एक्यूरेट क्या है 3 से 4 किलो, यानी कोई विवाद का क्वेश्चन हो तो अपना आंसर क्या जाएगा 3 से 4 किलो प्रति हेक्टर, क्योंकि 12th की बुक में इसको आधार माना गया है। अब है वेराइटीज, यानी कौन सी किस्में सरसों या तोरिया में या तारामीरा में प्रयोग ली जाती है। तो पहले पढ़ते हैं तारामीरा यानी रॉकेट क्रेस इरुका सिटावे की किस्में। T27 ITS से नरेंद्र तारा जिसका RTM 14 नाम है, ये एक पछेती किस्म है यानी बाद में उगाई जाने वाली लेट सोविंग वेराइटी है। तो तारामीरा की किस्में T27 ITS है, नरेंद्र तारा जिसका दूसरा नाम RTM 14 पछेती किस्में। अब है तोरिया की किस्में पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं अपन सबकी किस्में। संगम, भवानी, टाइप 9, टाइप 36, M27 और B54, यानी संगम, भवानी, टाइप 9, टाइप 36, M27, B54, ये हो गई तारामीरा किस्में, ये हो गई तोरिया किस्में। अब जो मेन चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या उगाया जाता है मस्टर्ड, क्या उगाया जाता है मस्टर्ड या राया राया या ब्रेसिका जुन्सिया, तो जो भारत में ज़्यादा उगाया जाता है उसी पर भारत में रिसर्च हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वसुंधरा यानी RH 9304 9304, इसका दूसरा नाम। अगली है लक्ष्मी जिसका नाम है RH 8812, अगली है अरावली, फिर है RH 30, ये एक असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असिंचित क्षेत्र के लिए RH 30 काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो वसुंधरा यानी RH 9304 दूसरा नाम है, लक्ष्मी का दूसरा नाम RH 8812 यानी 8812, फिर अरावली RH 30 है जो असिंचित क्षेत्र की उपयुक्त किस्म है। अब है पूसा बोल्ड, इसके दाने बड़े होते हैं। सौरभ, बसंती, आशीर्वाद, गिरिराज, RH 0749, RH 406, जगन्नाथ जिसका नाम VLS 5 है, और कृष्णा। पूसा बोल्ड, सौरभ, बसंती, आशीर्वाद, गिरिराज, RH 0749, RH 406, जगन्नाथ यानी VLS 5 और कृष्णा। अब है रजत यानी इसका दूसरा नाम है PCR 7, क्रांति यानी PR 15, DMR 601, DMH 11, ये जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप्ड किस्म है। स्वर्ण जयंती, वरुण यानी T59, माया, रोहिणी, सीता, NRCBH 506, ये भारत की प्रथम हाइब्रिड किस्म है। कौन सी किस्म है? भारत की फर्स्ट हाइब्रिड है, इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड क्वेश्चन भी आता है। कौन सी है? NRCHB 506। ये DRMR डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च है जो सेवर भरतपुर में है, NRC की जगह, वहां से विकसित किस्म है ये। और इसके अलावा NRCHB 101। अब इनमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूसा जे किसान जिसका दूसरा नाम बायो 902 है,
ये जैव प्रौद्योगिकी से विकसित किस्म है, यानी बायोटेक्नोलॉजी से विकसित किस्म है। जैव प्रौद्योगिकी से विकसित किस्म पूसा जे किसान, जिसका दूसरा नाम बायो 902 है, ये किस साइंटिस्ट ने विकसित की थी? वीएल चोपड़ा ने। इसमें जो मेथड यूज लिया था वो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड प्रयोग लिया था। पूसा जे किसान का दूसरा नाम बायो 902 है। ये जैव प्रौद्योगिकी से विकसित किस्म है और इसका विकास किसने किया था? वीएल चोपड़ा ने। अब भूरी सरसों और पीली सरसों की कुछ किस्में इंपॉर्टेंट है, तो देखो आपको बार बार पढ़ने तो आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए राई या राया क्या होता है, सरसों क्या होता है, तारामीरा क्या होता है, ये यानी रेपसीड क्या होता है, मस्टर्ड क्या होता है, ये अलग अलग वर्गीकरण में कंप्लीट हो गया था। तो भूरी सरसों की किस्में पूसा कल्याणी, सल्फा, BSH1, BS70, M18। कौन कौन सी है? पूसा कल्याणी, सल्फा, BSH1, BSH70, M18। पीली सरसों की कौन सी किस्म है? K88, बिनोई, सरसों 66, YST 151, टाइप 42, S24, M13। यानी K88, बिनोई, सरसों 66, YST 151 यानी 151, टाइप 42, YS24, M3। अब है खरपतवार प्रबंधन है वीड मैनेजमेंट। किसी फसल के खरपतवार प्रबंधन वीड मैनेजमेंट के चैप्टर में अपन क्या अध्ययन करते हैं? उस फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा है तथा उसमें कौन से खरपतवारनाशी काम में लेते हैं, कितनी मात्रा लेते हैं, वे कब लेते हैं। तो सरसों यानी राई या राया या मस्टर्ड में खरपतवार कौन सा है? सत्यानाशी। मुख्य खरपतवार कौन सा है? सत्यानाशी। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना, या इसको बोलते हैं प्रिकली पोपी या कटेली भी बोलते हैं। तो मुख्य खरपतवार कौन सा है? सत्यानाशी। नाम क्या है? आर्जिमोन मैक्सिकाना, या इसका अन्य नाम प्रिकली पोपी या कटेली। देखो सत्यानाशी के बीज होते हैं, उसके बीज होते हैं वो सरसों के बीज से मिलते जुलते होते हैं। जब सरसों के बीज का तेल निकालते हैं तो उसके साथ इसके बीजों का तेल निकल जाता है, साथ में सरसों के बीजों के साथ सत्यानाशी के बीजों का तेल निकल जाने से फिर उस तेल का मनुष्य द्वारा उपयोग करने से ड्रॉपसी नाम की बीमारी होती है। इसके अलावा बेरी भी होती है इससे। तो ड्रॉपसी बीमारी कैसे होती है? सत्यानाशी के बीजों का प्रयोग, तेल निकलते हैं उसमें, सरसों के तेल के साथ तेल निकल जाता है उनका, फिर उस तेल का प्रयोग मनुष्य द्वारा करते हैं तो ड्रॉपसी नाम की बीमारी होती है। इसके अलावा एक खरपतवार है ओरोबैंकी। हालांकि अपन ने जो खरपतवार का वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें क्लियरली पढ़ा था कि ओरोबैंकी एक जड़ परजीवी है। किस तरह का जड़ परजीवी है, कौन कौन से परजीवी खरपतवार है, जैसे अमरबेल है, ओरोबैंकी है, विच वीड टाइप में स्ट्राइका है। तो अलग अलग अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था कौन से जड़ परजीवी है, कौन से तना परजीवी है। तो ओरोबैंकी इसमें भी होता है, तंबाकू में भी होता है, लेकिन जो मुख्य खरपतवार है वो कौन सा है? सत्यानाशी का। इसके अलावा ओरोबैंकी है जो एक जड़ परजीवी है। अब कौन से खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? कौन से वीडीसाइड हर्बिसाइड काम में लेते हैं? फ्लुक्लोरलिन। इसकी मात्रा लेते हैं आधा से 1 किलो, और फ्लुक्लोरलिन हमेशा कब लेते हैं? बुआई से पहले। ये आपको याद होना चाहिए कौन से खरपतवार नाशी बुआई से पहले, कौन से बुआई के बाद अंकुरण से पहले, और कौन सी खड़ी फसल में। अगला है पेंडामिथालिन। इसका प्रयोग लेते हैं 0.75 से 1 kg, और हमेशा कब लेते हैं? बुआई के बाद में अंकुरण से पहले। अब है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट यानी उर्वरक प्रबंधन, यानी किसी फसल में कितना नाइट्रोजन लेते हैं। तो इसमें लेते हैं 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 से 30 किलोग्राम पोटेशियम। देखो सरसों कुल की जो फसलें, जो तिलहनी फसलें होती हैं उनमें हमेशा सल्फर की आवश्यकता होती है। कितनी? 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जितनी भी तेल वाली फसलें हैं जैसे मूंगफली है, सरसों है, उनमें 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग भी करते हैं। अब जो तारामीरा है उसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस काम में लेते हैं। अब है वाटर मैनेजमेंट। किसी भी फसल में ऐसे कभी नहीं आएगा एज ए ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा सरसों के या राया के जल प्रबंधन का वर्णन किए, उसमें क्वेश्चन आएगा टेक्निकल। जैसे इसमें सिंचाई प्रबंधन में जो भी कोई फसल होती है उसका यही क्वेश्चन याद रखना है कि सिंचाई की कौन सी क्रिटिकल स्टेज है, क्रांतिक अवस्थाएं हैं। तो जो तिलहनी फसलें होती है उनकी क्रांतिक अवस्थाएं होती है फूल आते समय व फलियां बनते समय। तो फूल आने को बोलते हैं फ्लावरिंग और फलियां बनने को बोलते हैं पोड फॉर्मेशन। तो दो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, फ्लावरिंग व पोड फॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं बीमारियां, यानी रेपसीड या मस्टर्ड में कौन कौन सी मुख्य बीमारियां होती हैं। पहली है सफेद रोली। सफेद यानी व्हाइट, रोली यानी रस्ट, यानी सफेद रोली। हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि कोई भी बीमारी होती है वो कवक जनित होती है या वो जीवाणु जनित होती है। तो सफेद रोली एक कवक यानी फंगल डिजीज है। क्या है? यानी फंजाई से होने वाली
बीमारी फंजाई से होती है। तो इसका रोग कारक कौन सा है? एल्ब्यूको कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडेस नाम के कवक से होती है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है? जैसा नाम से लग रहा है सफेद रोली, यानी पौधे की पत्तियों पर सफेद चकते हुए पुष्प विकृति होती है। जैसे ये देखो पत्ती पर सफेद सफेद धब्बे होते हैं। इसका नियंत्रण क्या है? बाविस्टिन 0.3% का छिड़काव या एप्रोन या रिडोमिल 6 ग्राम प्रति किलो से बीज उपचार भी कर सकते हैं। तो सफेद रोली एक सरसों या रेपसीड या मस्टर्ड की मुख्य बीमारी है। ये एक कवक जनित रोग है, एल्ब्यूको कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडेट से होती है। इसमें पत्तियों पर सफेद चकते हुए पुष्प विकृति होती है, जैसे इस टाइप के धब्बे पाए जा सकते हैं। अगली है अन्य बीमारियां, जो मुख्य तो सफेद रोली थी। इसके अलावा अन्य बीमारियों में डाउनी मिल्ड्यू जो एक कवक जनित रोग है और पेरानोस्पोरा ब्रेसिकी नाम के कवक से होता है। इसके अलावा क्लब रूट एक बीमारी है जो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी नाम के कवक से होती है। मुख्य बीमारी सफेद रोली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू है, क्लब रूट भी इसकी अन्य बीमारियां है। अब है कीट व इंसेक्ट, यानी इसमें कौन कौन से मुख्य कीट लगते हैं। इंपॉर्टेंट जो कीट है वो दो है, एक तो पेंटेड बग और एक एफिड। इसके अलावा साफलाई भी है। पेंटेड बग इसको गंदीला कीट बोलते हैं। किसी भी फसल में ऐसे नहीं पूछा जाता है पेंटेड बग का वर्णन करो, एज ए ऑब्जेक्टिव एग्जाम ये पढ़ना होता है उस कीट में क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है किसी भी कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है या उसका कोई अन्य कोई सिम्टम या डैमेज सिम्टम हो। तो पेंटेड बग गंदीला कीट का वैज्ञानिक नाम है बिग्रेडा हिलेरिस। एफिड का वैज्ञानिक नाम है लिपा एपिस इरिसाइपी। देखो ये चेम्पा है, चेम्पा या मोइला, काला रंग का छोटा सा कीट होता है, पीले कलर पर ज्यादा अट्रैक्ट होता है ये। इसके अलावा साफ लायन आरा मक्खी, इसका नाम है अथेलिया लुग्रेंस। तारामीरा का मुख्य कीट एक ही है, मोइला या एफिड, इसके अलावा कोई कीट नहीं। पेंटेड बग यानी बिग्रेडा हिलेरिस, एफिड यानी लिपा एपिस इरिसाइपी और साफ लाई यानी आरा मक्खी यानी अथेलिया लुगेंस इसका नाम है। अब उपज कितनी होती है? तो दो फसलें पढ़ रहे अपन, रेपसीड मस्टर्ड और तारामीरा अलग से। तो रेपसीड की अब आपको दिमाग में होना चाहिए मस्टर्ड यानी राई या राया और ब्रेसिका जुन्सिया। रेपसीड यानी ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस जिसमें सरसों और तोरिया होती है। रेपसीड की उपज होती है 14 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। मस्टर्ड की उपज होती है 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। तारामीरा की उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। उपज एक एवरेज क्राइटेरिया होता है, उपज कभी ऐसे फिक्स नहीं होती है। रेपसीड की उपज 14 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर, मस्टर्ड की उपज 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर, तारामीरा की उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। जो कटाई सूचकांक होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स वो होता है 25%। भंडारण यानी कितने भंडारण में नमी यानी मॉइस्चर इंपॉर्टेंट होती है, इसका भंडारण होता है 8% से कम नमी पर करना चाहिए। तोरिया को कैच क्रॉप में के लिए भी यूज करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीज क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं सस्य विज्ञान में तिलहनी यानी ऑयल सीड फसलें। इसमें अपन ने मूंगफली की फसल, रेपसीड या मस्टर्ड और अरंडी की फसल, तिल की फसल आदि फसलों का अपन ने अध्ययन किया था। अब पढ़ रहे हैं अपन अलसी की फसल, जो एक रेशे वाली भी और तिलहनी तेल वाली फसल भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है। तो आइए साथियों इसका अध्ययन करते हैं। अलसी यानी लिनसीड, पहले बायोलॉजी फसल की, फिर उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। तो पहले उसका वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम लाइनम यूसिटेटिस, फिर इसकी कुल या फैमिली यानी इसकी फैमिली बनती है लाइनेस। उत्पत्ति यानी ओरिजिन पहले इसका है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं, उनका तर्क है दक्षिण पश्चिम जैसे हुआ, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उसकी उत्पत्ति अफगानिस्तान हुआ। तो अपन जो किसी भी ऑब्जेक्टिव जो राजस्थान लेवल का एग्जाम होता है उसका जो फैक्ट डाटा होता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बुक को मानते हैं। विवाद की स्थिति में उसको अच्छा माना जाता है कि इसको स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। उसमें ये दोनों दे रखा है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं, दोनों ही राइट है। 2n बराबर 40 यानी 2n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या 40। परागण आप जानते हो पोलिनेशन क्या होता है, पुष्प के नर भाग से पराग कणों यानी पोलन ग्रेन का पुष्प के मादा भाग यानी स्टिग्मा तक जाना परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। इसमें सब परागण होता है सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। पुष्पक्रम रेसिम, फल का प्रकार कैप्सूल, जैसे भिंडी, आंवला, तिल होता है। तो वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसिटेटिसम, कुल लाइनेसिन, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया अफगानिस्तान। 2n बराबर 40, परागण स्वपरागण, पुष्पक्रम रेसिम, फल का प्रकार कैप्सूल।
विश्व में अधिक कहाँ होती है? कर्नाटक में। देखो ये जो डाटा है ना, उत्पादन डाटा, ये हमेशा बदलते रहते हैं। हालांकि फसल के साथ अपन अध्ययन करवा रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल डाटा, न्यू डाटा, लेटेस्ट डाटा होते हैं, लेटेस्ट डाटा हमेशा ही जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती है वो एग्जाम जो आपका कृषि परीक्षा या संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उसके कुछ दिन पहले नया अपडेट हमेशा आपको अलग से पीडीएफ में डाला जाएगा। भारत में अधिक यूपी में और राजस्थान में अधिक कहाँ होती है? टोंक में। अलसी में एक तेल और रेशा दोनों होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसी फसल जो ऑयल सीड भी है, क्या है? ऑयल सीड भी है और फाइबर क्रॉप भी है ना, तेल भी प्राप्त होता है और रेशा भी प्राप्त होता है। कौन सी फसल है? अलसी या लिनसीड। ऑयल प्लस फाइबर क्रॉप है, तेल भी प्राप्त होता है और रेशा भी होता है। अलसी के रेशे को फ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्स। अलसी के रेशा को क्या बोलते हैं? फ्लेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे एक लाइनेन नाम का कपड़ा भी बनाया जाता है। रेशा निकालने के बाद जो तना होता है, उसका जो कड़ा हिस्सा होता है वो कागज बनाने में काम लेते हैं। रेशे से देखो, अलसी का जो तना होता है उससे रेशा प्राप्त करने के बाद जो तने का कड़ा हार्ड जो हिस्सा बचता है उसको कागज बनाने में उपयोग में लेते हैं। तो अलसी विश्व में अधिक कर्नाटक में, भारत में अधिक उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अधिक कहाँ? टोंक में, यानी अधिक उत्पादन वहाँ होता है। अलसी में तेल व रेशा दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए तेल वाली और रेशे वाली फसल है। रेशा को फ्लेक्स कहते हैं, जिससे लाइनेन नाम का कपड़ा भी बनाया जाता है। और रेशा निकाल, तने से रेशा निकालने के बाद तने का जो कड़ा हिस्सा होता है वो कागज बनाने में उपयोगी है। लॉन्ग डे प्लांट है, यानी दीर्घ दिवस प्लांट। प्लांट तीन प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल। दीर्घ दिवस, लघु दिवस और दिवस प्रभावी। लॉन्ग डे मतलब दीर्घ दिवस पौधा है, जिसके पुष्पन के समय सूर्य के अधिक चमकने की आवश्यकता होती है, दीर्घ दिवस। इसमें लिग्नोलिक अम्ल पाया जाता है, वो 66 या 66 से अधिक, यानी 66 तो है या 66 से अधिक। और इसके इस लिनोलिक के अम्ल कारण इसमें तो तेल में बदबू भी पाई जाती है। अलसी में ओमेगा 3 वसा अम्ल पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस का एग्जाम, राजस्थान प्रशासनिक सेवा व कृषि अधिकारी एग्जाम, दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलसी में ओमेगा 3 वसा अम्ल पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है। जंगली अलसी होती है, उसका नाम होता है लाइनम एंग्यूस्टिफोलिया। अलसी में रेटिंग में स्ट्रिपिंग के समय क्या तापमान होता है? पहले ये समझते हैं अलसी में रेटिंग स्ट्रिपिंग होती है। रेटिंग स्ट्रिपिंग होती क्या है? देखो, तने से रेशा निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है, वो रेटिंग और स्ट्रिपिंग। मतलब रेटिंग यानी सड़ाना और स्ट्रिपिंग यानी उससे रेशा अलग करना। उसको क्या होता है? तने को पानी में भिगोया जाता है एक फिक्स तापमान पर, फिर उसको बाहर निकाला जाता है। फिर पानी में भीगने से क्या होता है? वो जो रेशा होता है तने से लूज हो जाता है, उसको खींच के अलग किया जाता है। ये जो संपूर्ण प्रोसेस होती है रेटिंग या स्ट्रिपिंग होती है, उसके समय रेटिंग और स्ट्रिपिंग में तापमान, टेम्परेचर क्या रखा जाता है इस प्रोसेस के दौरान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रेटिंग और स्ट्रिपिंग रेशे वाली फसलों होती है, जैसे अलसी, जूट, कुसुम। तो अलसी में रेटिंग और स्ट्रिपिंग के समय तापमान होता है 40 डिग्री, जूट में होता है 34 डिग्री, कुसुम में होता है 24 से 30 डिग्री, या एक्यूरेट पूछा जाए तो 27 से 27 डिग्री। तो लॉन्ग डे प्लांट है, लिनोलिक अम्ल 66% है। अलसी में ओमेगा 3 वसा अम्ल पाया जाता है। जंगली अलसी का नाम लाइनम एंग्यूस्टिफोलिया है। अलसी में रेटिंग स्ट्रिपिंग के समय 40 डिग्री, जूट में 34 और कुसुम में 27 डिग्री तापमान रखा जाता है। परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट। परीक्षण भार का मतलब होता है टेस्ट वेट। क्या होता है? टेस्ट वेट, यानी 1000 दानों के वजन को परीक्षण भार बोलते हैं। इसका परीक्षण भार है 10 ग्राम। तेल कितना है? 31 से 45%। और इसके तेल से पेंट्स, वार्निश, साबुन, छपाई में उपयोगी है। और इसकी जो खली होती है ऑयल केक, उसमें 36% प्रोटीन होती है। एक ध्यान रखना, धान की फसल में अपने पढ़ा था पेरा और टेरा, मतलब खड़ी फसल में अगली फसल की कटाई से पहले खड़ी फसल में भी छिटक कर बोलते हैं, पेरा व टेरा होता है। धान की फसल में अलसी के बीजों को छिटक कर बोलते हैं। धान की फसल में, धान की खड़ी फसल में, मतलब बिना धान की फसल को कटाई किए हुए, बिना धान की फसल को कटाई किए हुए उस खड़ी फसल में ही अलसी के बीजों को छिटक कर बोलते हैं। इसे पेरा या अटेरा होता है। मध्य प्रदेश में इसको अटेरा नाम से बोलते हैं, बिहार में पेरा। चीज एक ही है, यानी धान की खड़ी फसल में अलसी के बीजों को छिटक कर बोना। धान की खड़ी फसल में मध्य प्रदेश में अटेरा बोलते हैं, UPHER है, और ये पेरा PAIR। बिहार में पेरा और मध्य प्रदेश में टेरा बोलते हैं। तो परीक्षण भार 10 ग्राम, तेल 31 से 45%, खली में प्रोटीन 36%, और मध्य प्रदेश में पेरा और टेरा होता है क्या? धान की खड़ी फसल में अलसी को छिटक कर बोना। अब है जलवायु। ठंडी व आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती है। सोइंग, तो एक तो तेल सोइंग में क्या पड़ता है? बुआई में। बुआई समय क्या है? बीज दर क्या है? स्पेसिंग क्या है? तो दो तरीके से, एक तो ये तेल वाली है, एक रेशा वाली है।
तो एक तो सिर्फ तेल के लिए उगाते हैं, एक दोहरे उद्देश्य के लिए। दोहरे उद्देश्य मतलब तेल प्लस रेशा, तो दोनों के लिए बुआई का समय अलग अलग है। केवल तेल के लिए उगा रहे हैं तो अलसी की बुआई का समय अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है, और दोहरे उद्देश्य के लिए उगाते हैं तो नवंबर का प्रथम सप्ताह। बीज दर 15 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर, और दोहरे या ड्यूल पर्पज के लिए 45 किलो प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग 30 गुना 5 होती है। कितनी होती है? 30 गुना 5 सेंटीमीटर, उसमें भी यही रखी जाती है। तो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है, नवंबर का प्रथम सप्ताह है। बीज दर 15 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर, इसमें 45 किलो प्रति हेक्टेयर, और स्पेसिंग 30 गुना 5 सेंटीमीटर। अब है किस्में कौन कौन सी है? असिंचित क्षेत्र में इसकी अलग किस्में होती है, सिंचित में अलग होती है। दोहरे उद्देश्य के लिए यानी जिससे तेल प्लस रेशा दोनों प्राप्त होता है, उसके लिए अलग किस्म होती है। तो असिंचित या अनइरिगेटेड क्षेत्र के लिए कौन सी किस्में है? नीलम, किरण, चंबल, त्रिवेणी, पद्मिनी। कौन कौन सी? नीलम, किरण, चंबल, त्रिवेणी, पद्मिनी। सिंचित या इरिगेटेड क्षेत्र की प्रसिद्ध किस्म है जवाहर। दोहरे उद्देश्य ड्यूल पर्पज के लिए मीरा, जिसका नाम RS 993, शिखा, जीवन, गौरव, LCK 152, ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। तो असिंचित में नीलम, किरण, चंबल, त्रिवेणी, पद्मिनी। सिंचित में जवाहर। दोहरे उद्देश्य के लिए मीरा, शिखा, जीवन, गौरव, LCK 152। वापस देखिए, असिंचित में नीलम, किरण, चंबल, त्रिवेणी, पद्मिनी। सिंचित में जवाहर। दोहरे उद्देश्य में मीरा, शिखा, जीवन, गौरव, जिसका दूसरा नाम गौरव के अलावा LCK 152, इसके अलावा LMS 62। अन्य इसके अलावा कुछ किस्में इंपॉर्टेंट है। जवाहर 7, 17, 18, 552। इसके अलावा श्वेता, शीतल, हेमालिनी, कार्तिक। तो ये इसकी अन्य किस्मों में जवाहर 7, 17, 18, 552, श्वेता, शीतल, हिमालिनी और कार्तिक, ये इसकी किस्में हैं। अब है सिंचाई प्रबंधन एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। इसमें सिंचाई की 2 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ब्रांचिंग, तो दूसरी होती है डोडिया बनते समय। ठीक है, तो ब्रांचिंग यानी शाखा निकलते समय, डोडिया बनने का मतलब उसके डोडिये जो बनते हैं उस समय। तो ब्रांचिंग कब आती है? बुआई के 40 से 45 दिन बाद में, और ये डोडिये कब बनते हैं? बुआई के 60 से 75 दिन बाद में। उर्वरक मैनेजमेंट में 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। वैसे तेल वाले सभी फसलों में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर जिप्सम या 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर सल्फर लेना चाहिए। अब है वीड मैनेजमेंट। तो इसका कोई मुख्य खरपतवार नहीं, लेकिन इसके कौन से खरपतवारनाशी काम लेते हैं, कब लेते हैं, कितनी मात्रा लेते हैं? कौन से खरपतवारनाशी? हर्बिसाइड या वीडिसाइड, या तो लेते हैं फ्लुक्लोरलिन या लेते हैं पेंटामेथालिन। दोनों की मात्रा 0.75 से 1 kg, 0.75 से 1 kg। कब लेते हैं? फ्लुक्लोरलिन हमेशा किसी फसल में बुआई से पहले काम लेते हैं, पेंटामेथालिन हमेशा बुआई के बाद में अंकुरण से पहले। तो या तो फ्लुक्लोरलिन या पेंटामेथालिन कब लेते हैं? फ्लुक्लोरलिन लेना हो तो बुआई से पहले, और पेंटामेथालिन काम में लेना हो तो बुआई के बाद, वे अंकुरण से पहले काम लेते हैं। अब है इसकी बीमारियां कौन कौन सी है? पहली है उक्टा, दूसरी रोली, तीसरी है छच। उक्टा या ना बिल। देखो पहला क्वेश्चन आता है कि बीमारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कवक जनित है, जीवाणु जनित है, क्या है? तो ये तीनों ही बीमारियां कवक जनित है। क्या है? कवक या ना फंगल डिजीज है, फंजाई से होती है। उक्टा एक कवक जनित है। उक्टा किसी भी फसल में हो हमेशा फ्यूजेरियम नाम के कवक से होती है। अब ये अलसी है तो फ्यूजेरियम लाइनाई नाम की प्रजाति से होती है फ्यूजेरियम। और उक्टा फसल किसी बीमारी में हो, इसमें पौधा हरी अवस्था में पौधा मुरझा जाता है। क्या होता है? हरी अवस्था में पौधा का मुरझा जाना उक्टा बीमारी का मुख्य लक्षण है। ग्रीन स्टेज पर हरी अवस्था में ही बिना कलर शो किए अलग अलग पौधा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, विल्ट हो जाता है, वो विल्टिंग होता है। विल्टिंग मतलब उक्टा, यानी पौधा उखड़ जाता है। एक कवक जनित रोग है और फ्यूजेरियम लाइनाई नाम के कवक से होता है। तो उक्टा कवक जनित है, फ्यूजेरियम लाइनाई नाम के कवक से होता है। इसमें हरी अवस्था में पौधा मुरझा जाता है। इसकी प्रतिरोधी किस्में पद्मिनी। कौन सी है? पद्मिनी। अब रोली या रस। रोली बीमारी में हमें से क्या होता है? लाल रंग के, नारंगी रंग के धब्बे फसलों पर पाए जाते हैं। ये एक कवक जनित रोग है, विलेप्सोरा लाइनाई नाम के कवक से होता है। इस बीमारी का लक्षण है पत्तियों में दानों पर नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो रोली एक कवक जनित रोग है, मिलेमसोरा लाइनाई नाम के कवक से होती है। मिलेमसोरा लाइनाई नाम के कवक से होती है और इसमें पत्तियों में दानों पर नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो अलसी की रोली है उसकी एक खास विशेषता है कि वो ऑटोसियस रस्ट या एकल पोषी रोली है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके लिए कोई दूसरे परजीवी की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका जो कवक है
अलसी के पौधे को ही परजीवी मानता है ना, दूसरी जगह अपना जीवन यापन नहीं करता है। जैसे गेहूं का रोली रोग गेहूं में होने के बाद दूसरे घास फूल के पौधों पर अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन जो इसका अलसी का रस्ट है विलियम सोलानाइने को, इसका परजीवी पौधा ओनली ऑन मात्र कौन सा है, अलसी ही है, इसलिए इसको कहते हैं ओटोसियस, यानी एकल पोषी रोसी। क्या है एकल पोषी, मतलब एक ही पौधे पर पोषण करने वाला रोली बीमारी है एकल पोषी, या इंग्लिश में ओटोसियस रस्ट, रस्ट यानी रोली। तो रोली या रस्ट एक कवक जनित रोग है, विलियम सोलानाइने कवक से होती है। इसमें पत्तियों व दानों पर नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ओटोसियस रस्ट है। प्रतिरोधी किस्में पद्मिनी, जवाहर, तेज। छाछा या पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा या पाउडरी मिल्ड्यू एक कवक जनित रोग है और ओडियम लाइनाई नाम के कवक से होता है। ध्यान रखना, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा छाछा का आता है इरिसाइपी कवक से आता है, कुछ जगह ओडियम से भी होता है। तो छाछा या पाउडरी मिल्ड्यू एक कवक जनित रोग है, ओडियम लाइनाई नाम के कवक से की बीमारी इसमें होती है। इस बीमारी में, छाछा बीमारी में किसी भी फसल में हो, छाछा बीमारी का एक ही लक्षण है, पौधों पर सफेद रंग का पाउडर पाया जाता है, सफेद रंग का चूर्णी, इसलिए इस बीमारी कहते हैं चूर्णी फफूंदी। क्या कहते हैं, यानी पौधों पर चूर्ण पाया जाता है, सफेद रंग का फफूंद का चूर्ण पाया जाता है। कवक जनित रोग है, ओडियम लाइनाई नाम के कवक से होती है। प्रतिरोधी किस्में पद्मिनी और श्रीधर। इन तीनों बीमारियों में कॉमन चीज पड़ी, पद्मिनी इसमें भी प्रतिरोधी किस्में और रोली में भी है, उक्टा में। इसका मतलब पद्मिनी जो किस्म है वो उक्टा, रोली, छाछा तीनों के प्रति प्रतिरोधी किस्में, रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब है इंसेक्ट या कीट, इसमें कोई विशेष कीट नहीं होती, एक गाल फ्लाई है जहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं उसके वैज्ञानिक नाम भी लिखाता हूँ। गाल फ्लाई की, इसकी गाल फ्लाई देखो गंवार में भी होती है, वैसे आजकल बहुत प्रॉब्लम है गंवार में। गाल फ्लाई की विशेषता ये होती है, ये हमेशा फली के अंदर और पुष्प के अंदर खाती है। कहाँ, पुष्प के अंदर खाती है, और पुष्प से फली बनती है तो उस फली के अंदर ले जाती है, फली के अंदर दाने खाती है। पुष्प व फली के इनसाइड वाले भाग को खाती है, गोल फ्लाई। और हमेशा कई फसलों में, जैसे गंवार की फसलों में ये क्या करता है, गोल बना देती है, यानी एक मक्खी होती है फ्लाई जो फली के अंदर दाना खा के उसमें गुब्बारा टाइप में गोल बना देती है, इसलिए गोल फ्लाई बोलते हैं। और उपज इसकी है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एक लिखा है इंटरक्रॉपिंग या अंतर शस्य। इंटरक्रॉपिंग अपन ने पहले फसलें से पहले बेसिक इकोनॉमी पढ़ी थी, उसमें अंतर शस्य का मतलब होता है दो फसलों को एक लाइन में ये फसल उगाना, एक लाइन में साथ साथ ये फसल उगाना, अंतर शस्य होती है। जो अलसी के साथ दूसरी फसलें अंतर शस्य के रूप में साथ साथ उगाते हैं, उनका अनुपात क्या रखते हैं। जैसे गेहूं व अलसी को एक ही खेत में उगाते हैं, या चना व अलसी को एक ही खेत में उगाते हैं, उनका उचित एक अंतर शस्य फसल के लिए क्या अनुपात होना चाहिए। यदि गेहूं के साथ अंतर शस्य के रूप में अलसी को उगाते हैं तो 4:1, यानी 4 अनुपात तो गेहूं का, 1 अनुपात अलसी का। यदि चने के साथ उगा रहे हैं तो 1:1 रखना चाहिए। क्या, 1 अनुपात ग्राम का, 1 अनुपात अलसी। धन्यवाद साथियों।